हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हम सबके अपने यूट्यूब चैनल पूजा क्लासेस में। तो अब तक आपने एसपीटी एक्ट संथाल परगना सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में पढ़ा। आज मैं एसपीटी एक्ट के बारे में लेके आई हूँ संथाल परगना भूधारण एक्ट 1949। तो आइए इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि जेपीएससी में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो संथाल परगना जिले का निर्माण 1885 में हुआ था और 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन हुआ था, याद है ना। आइए, संथाल परगना में कितने जिले आते हैं बताइए? देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़। क्लियर? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरीखन, ऑप्शन बी। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? तो नरीखंड। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए हैं। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए हैं। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था तथा इसे दामिन एको नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जंगल तरी ट्रैक। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए हैं। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो जंगल तरी ट्रैक है। इसी को ही दामिन एक ओ के नाम से भी जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो ऑप्शन डी, पहाड़िया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहाड़िया। माल पहाड़िया भी है ना इसके प्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया गया है? संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तौजी। किस पंजी से दर्शाया गया है? तो तौजी पंजी नंबर से दर्शाया गया है। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1872 में। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1872 में किस गवर्नर जनरल का शासन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937 में। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंजर कमेटी। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो गैंजर कमेटी। संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं 72 धाराएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 अध्याय। लेकिन कहीं कहीं पे 9 अध्याय भी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए कि क्या होगा राइट आंसर, 8 अध्याय होगा या फिर 9 अध्याय होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT जिसको बोलते हैं 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा जिले में ये लागू नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन बी ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का प्रावधान है। ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का प्रावधान है। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? कम से कम 2/3 किस धारा के तहत? ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस धारा के तहत निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयत में से कम 2/3 रैयत की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 5 के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? तो किस धारा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 9 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? किस धारे में मतलब कहा जा रहा है कि किस धारे में रैयतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 12 आर्टिकल 12। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को, यह किस धारा में कहा गया है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 14 में कहा गया है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ मैं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तभी मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। आइए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? ईंट या खपड़े के घर देखे हैं आप लोग? देखिए, बहुत अच्छा होता है, गर्मी में ठंडा लगता है खपड़े के घर में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 15। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि डैश की अनुमति के बिना, मतलब किसकी अनुमति के बिना अपनी ज़मीन पर लगा हुआ
महुआ वृक्ष नहीं काट सकते। महुआ झारखंड का बहुत ही पॉपुलर है महुआ, तो नहीं काट सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 95 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमंडल पदाधिकारी के बिना। ठीक है। एसपीटी की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? किस धारा में यह प्रोविजन है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बनवा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 18। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में किसका प्रावधान है? आर्टिकल 19 किसके बारे में बताता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि कैसे जोत का विभाजन होगा, कैसे लगान का वितरण होगा। यदि जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 रुपये से कम होने पर किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। एसपीटी की धारा 20 में क्या बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैयत का अधिकार का हस्तांतरण। कि कैसे रैयत का अधिकार है, कैसे उसको हम हस्तांतरण ट्रांसफर कर सकते हैं। एसपीटी की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगुत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? गैर आदिवासी रैयत द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21 में कहा गया है कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगुत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है। किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाला बदल सकते हैं? किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाला बदल सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपायुक्त, जिसको डीसी बोलते हैं। एसपीटी 1949 की आर्टिकल 25 एवं 26 में किसका उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्त नहीं करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 29। चलिए आइए जल्दी जल्दी करते हैं। एसपीटी 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्याय 4 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख है। बंजर भूमि, खाली जोतों की बंदोबस्ती, बंजर भूमि, खाली जोतों की बंदोबस्ती। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 में कहा गया है। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है
कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त, ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान, जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 34 में कहा गया है। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव की सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया है कि आप मतलब जो भी अपने क्या बोलते हैं एनिमल हैं उनको आप चरा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 37 में कहा गया है। एसपीटी 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत के खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार, क्या कहा गया है? तो खास तालाब में, खास तालाब होता है ना, जैसे ये सरकारी हुआ या और कुछ हुआ, वैसा ही कुछ मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 40। एसपीटी 1949 धारा 42 आर्टिकल 42 के तहत डैश कमी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपायुक्त। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान का। अध्याय 5 में किसके बारे में बताया गया एसपीटी में? तो अध्याय 5 में लगान के बारे में बताया गया। टोटल 9 अध्याय और 72 आर्टिकल्स है एसपीटी में। और सीएनटी में कितने हैं बताइए? तो सीएनटी में 19 अध्याय एंड 271 आर्टिकल्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर जिन लोगों ने मेरा सीएनटी से रिलेटेड वीडियो, एमसीक्यू वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूली नहीं किया जाएगा? यह अभी स्वीकृत नहीं होगा, वसूल नहीं किया जाएगा। किसमें? वस्तु के रूप में। किस आर्टिकल में कहा गया है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 43 में कहा गया है कि वस्तु के रूप में अब लगान नहीं ले सकते, वसूल नहीं किया जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि रैयत जो है अपने किसी भी जोत के लिए लगान की जो रकम को कैसे वो कर सकता है भुगतान? तो डाक मनी ऑर्डर के द्वारा, विनिहित प्रपत्र के द्वारा कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 45 में कहा गया है। किसके द्वारा प्रत्येक रैयत को लगान का लेखा रखा जाएगा? मतलब कौन रखेगा प्रत्येक रैयत का लगान का लेखा जोखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ग्राम प्रधान भी रखेंगे, हर गांव में एक ग्राम का प्रधान होता, और मूल रैयत या भूस्वामी मतलब जिसका जमीन है वो, एक तो ग्राम प्रधान और जिसकी जमीन है, दोनों। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? किस धारा में यह कहा गया कि कुछ भी अगर वैसा कारण हुआ तो लगान में कमी की जा सकती है? मतलब जैसे कि कभी देखिए बार सूखा पड़ गया, कभी कुछ हो गया,
ऑब्वियसली किसान को उतने जब फसल ही नहीं होंगी तो वो लगान कैसे देगा। वही सब रीजन से कहा गया है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 50। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह खंड का भागी होगा। कानून की किस आर्टिकल, कानून मतलब क्या, एसपीटी एक्ट 1949 के किस आर्टिकल में यह प्रोविजन है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है वह दंड का भागी होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी दंड का बात आता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 52 में। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार के राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 53 में कहा गया है। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकता है। किस अधिनियम में कहा गया है किसी प्रक्रिया के संबंध में अधिनियम अगर नहीं है तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल्स बना सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में कहा गया है अगर कोई रूल्स नहीं है तो उस पर मतलब अधिनियम बना सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपयुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। कृषि भूमि से कोई भी व्यक्ति को क्या होगा तो बेदखल नहीं किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 56। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह कहा गया है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप से अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनरीक्षण कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 60 में। एसपीटी 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन रहकर अंतिम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 63। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा। धारा 14 में कहा गया है कि वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्ष के भीतर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष के भीतर करने पर। आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 57 में कहा गया है तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील तथा
उस तिथि से कितने दिन के भीतर किया जा सकेगा। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से कितने दिन के भीतर किया जा सकेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 दिन यानी 3 मंथ के भीतर। यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 20 के तहत गलत तरीके से यानी रॉन्ग वे में भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो उसे कितने वर्ष का तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जाए। बहुत लोगों को होता है झारखंड में कि ऐसे ही कुछ खिला पिला दिए और ज़बरदस्ती जमीन ईंटा लगा के मतलब घेरा बाउंड्री दे दिए। तो इस टाइप से अगर कोई करता है और ज़मीन का मालिक केस कर देगा तो उसे क्या दंड होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष की जेल हो जाएगी और 1000 रुपया या दोनों। एसपीटी 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है। बकाया जो राशि है, बहुत लोग होते हैं कि ले लेते हैं और देते नहीं हैं पैसा, खास करके जो स्ट्रॉन्ग तबके के लोग होते हैं वो कमज़ोर तबके से ले लेते हैं और जब वो मांगने जाते हैं तो उसे नहीं देते हैं। इस टाइप का भी वर्णन है कि किस मतलब एक्ट के तहत इस पे प्रावधान है, कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 70 में कहा गया है। एसपीटी की आर्टिकल 70 में अगर कोई आपको वसूली बकाया राशि नहीं दे रहा है तो आप उसकी वसूली कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल 70 के में इसके बारे में कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एसपीटी 1949 अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में कितना संविधान संशोधन किया गया। 190 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66वां संविधान संशोधन। 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम को किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। भी आई है, ये भी आई आ सकता है एग्जाम में कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत किस अधिनियम को इस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 53। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969। एसपीटी 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया है कि जमीन का जो मालिक है इसको कैसे मतलब इसके नेचर को चेंज करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 में कुछ बदलाव हुए थे। आइए कुछ अन्य भूमि संबंधी कानून भी पढ़ लेते हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता था। कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसका प्रबंध पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। ऐसी भूमि किस नाम से जानी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खास महल। खास महल क्या है कि मतलब कुछ ऐसी भूमि जिसका प्रबंधन पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसी भूमि को क्या कहेंगे, खास महल। ऐसे भी खास तो हो ही गया जब सरकार इसका ही कर रही है। तो बिहार में जमींदारी तथा उन्मूलन है तो बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया। बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957। बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब होगा तो 1957 में। 1957 ईस्वी के बिहार रियासत काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने एकड़ से कम रियासत काश्तकारों का पूर्ण अधिकार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
1 एकड़ से कम रियायती काश्तकारों को पूर्ण अधिकार दिया गया है। 1961 ईस्वी में बिहार भूमि हटबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या असिंचित भूमि कितने एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 60 एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में बंटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया? बंटाईदारी अधिनियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 में, 1957 में। बिहार बंटाईदारी अधिनियम के अनुसार अगर कोई बंटाईदार किसी जमीन को कितने वर्ष से लगातार जोत रहा हो तो उस जमीन पर उस बंटाईदार का अधिभोगाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन डी 12 वर्ष अगर वो जोत रहा है कोई भी व्यक्ति वो उसका जमीन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ? 1901 में। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ? 1901 में। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व कानून 1901 में और जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार कानून 1951 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आसामी। सेरदार है, जोतदार है, अधिवासी है, लेकिन आसामी नहीं है। आसामी मतलब ये असम की है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया गया? भूमि हटबंदी कानून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में। उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता को कब लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया था? 2016 को लागू करके 1901 का जो भी था उसको क्या कर दिया गया? इनएक्टिव कर दिया। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? ब्रिटिश काल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। 1951 में मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पारित कर किस राज्य की जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में भूमि राजस्व संहिता पारित की थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी, बिहार हटबंदी, अब मध्य प्रदेश हटबंदी कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन बी, 1960 में। अब आते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने बर्गादार यानी बटाईदार कानून कब पारित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1950 में। वेस्ट बंगाल स्टेट्स एजुकेशन एक्ट डैश के मुख्य लक्ष्य राज्य और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 के जो मुख्य लक्ष्य और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था। आइए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में। स्वतंत्रता के बाद कब उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन एक्ट पारित किया गया? स्टेट इवैल्यूएशन एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रथम भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया? 1960 में। उड़ीसा सरकार ने किस अधिनियम के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया? उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि सुधार अधिनियम 1972। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए।